हेलो दोस्तों, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप वीडियो को पूरी वॉच करिएगा, ठीक है। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। याद रखिएगा, आपको न्यूटन प्रति मीटर होता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है क्रांतिक ताप पर, ठीक है। क्रांतिक ताप होता है, क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव का मान होता है तो 0 होता है। ऑप्शन नंबर डी, ये भी याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक उच्च होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक उच्च होता है तो ऑप्शन नंबर बी, एल्काइन, ठीक है। एल्काइन नाम याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और अगला क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है, जल का क्वथनांक कितना होता है, ठीक है। जल का क्वथनांक कितना होता है तो ऑप्शन नंबर है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एसएससी में आ रखा है और ग्रुप डी में भी आया था ये एक बार, ठीक है। ग्रुप डी में भी आया था 2018 वाले शायद पेपर में, 20 वाले पेपर, 20 में तो हुआ नहीं, 18 वाले पेपर में आया था शायद ये। धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। याद रखिएगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा उपकरण है, ठीक है, वह कौन सा उपकरण है जो वर्षा का पता लगाने, उसकी गति और तीव्रता का निर्धारण और बर्फ़ या ओलो जैसी रूपों की पहचान करने में मदद करता है। यानी कि दोस्तों, जब वर्षा का पता लगाने के लिए, ठीक है, जब वर्षा होती है तो उसका क्या है, पहले से ही पता लगा लिया जाता है। तो कौन सा उपकरण है जिसके द्वारा पता लगाया जाता है तो डोपलर वेदर रडार, ऑप्शन नंबर ए, डोपलर वेदर रडार, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और आज का जो हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है वो है, 1903 में अमेरिकी वैज्ञानिक निकोलस और हुल ने दृश्य प्रकाश विकिरण दाब मापकर किस समीकरण की पुष्टि की थी। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इस क्वेश्चन में आपसे दृश्य प्रकाश विकिरण की समीकरण पूछ लिए, ठीक है। तो दृश्य प्रकाश विकिरण की समीकरण आपको याद होनी चाहिए। तो P बराबर यू अपॉन सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। P बराबर यू अपॉन सी। और दृश्य प्रकाश, ध्यान रखना, दृश्य प्रकाश विकिरण की आपको तरंग दैर्घ्य भी याद होनी चाहिए। तो तरंग दैर्घ्य की जो प्रकाश परास होती है वो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 4000 से लेके 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है, ठीक है। याद रखना है, दृश्य प्रकाश विकिरण की तरंग दैर्घ्य याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब किसी सीमित तरल पर कोई बल लगाया जाता है तो सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है, ठीक है। जब हम किसी तरल पदार्थ पर या फिर जब हम कोई सीमित तरल पर जब कोई बल लगाते हैं तो सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है, चाहे पात्र का आकार कुछ भी हो। तो इस नियम को क्या कहा जाता है तो इस नियम को पास्कल का नियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और अगला क्वेश्चन है कलर्स पर आधारित है। आपने पढ़ा होगा, ये कलर्स पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। कलर पे ऑप्शन है तो इन कलरों में से, ठीक है, विब, इनको बोलते हैं विबजोए कुछ नाम है इनका, विबजोए नाम है कि किस कलर की प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है। मतलब इन कलर में से किसकी न्यूनतम ऊर्जा होती है ये बताना है, प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा रेड, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर डी याद रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक अच्छी सी बात बताता हूँ इस क्वेश्चन से, ठीक है। इस क्वेश्चन से आपको बताता हूँ, प्रकाश की चाल, अगर प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, मेरी बात सुनना, अगर प्रकाश की चाल कम होती है तो तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। थोड़ी तरंग दैर्घ्य नहीं, अपवर्तनांक, सॉरी थोड़े मिस्टेक हो गया, तरंग दैर्घ्य बोलने में अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, ठीक है। और यदि प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है, यदि कोई कलर है, ठीक है, यदि किसी कलर की प्रकाश में चाल ज़्यादा होती है तो उसका अपवर्तनांक कम होता है। यानी कि ये एक दूसरे से अपोजिट है, ठीक है। अपोजिट है, कौन कौन अपोजिट है, एक चाल और एक अपवर्तनांक, दोनों दूसरे से अपोजिट है। अगर ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। और आपको मैं थोड़ा सा और बता दूँ, थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। कांच में बैंगनी रंग की जो प्रकाश की चाल होती है ना वो सबसे कम होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, कांच में
बैंगनी रंग, आप इसको नोट कर लीजिए, मैंने थोड़ा नोट करना मैं भूल गया हूँ, आप नोट कर लीजिएगा इसको बुक में, ये मैं बोल देता हूँ आपके सामने, ठीक है। कांच में बैंगनी रंग की प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, और अभी मैंने बताया जिसकी प्रकाश की चाल कम होती है उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, तो जो बैंगनी रंग होता है इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। और वैसे ही कम की बात करूँ मैं, तो कांच में लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? जो बैंगनी रंग होती है उसकी प्रकाश की चाल तो कम होती है, लेकिन जो कांच में लाल रंग की प्रकाश की चाल होती है वो सबसे अधिक होती है। अब मैंने बोला प्रकाश की चाल जिसकी सबसे ज़्यादा अधिक होगी उसका अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे कम होगा, तो इसमें लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा और आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। और आगे जो अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है, याद रखना। जो प्रेरित चुंबकीय वाहक बल का जो परिमाण होता है वो चुंबकीय फ्लक्स में जो समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसके बराबर होता है। तो ये कौन सा नियम है, तो ये फेराडे का नियम, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे सामने। लेंस क्षमता की इकाई क्या होती है, लेंस क्षमता की इकाई पूछ ली तो लेंस क्षमता की इकाई होती है डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर, ठीक है, याद रहेगा। और एक शून्य डायोप्टर के बारे में बता दूं मैं, ये जो नॉर्मल लेंस होता है उसका तो डायोप्टर होती है इकाई, लेकिन जो धूप वाले चश्मे होते हैं, ठीक है, धूप वाले जो लेंस होते हैं या फिर चश्मे बोलते हैं, तो धूप वाले चश्मे की जो क्षमता होती है वो होती है शून्य डायोप्टर, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और आज का अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे की अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे, तो ऑप्शन नंबर ए पी तरंगे, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, और ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी याद रखना, डेसिबल, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, डेसिबल। और ये ध्यान रखना ध्वनि की तीव्रता है, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा आगे भी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं पूछ लूँगा आपसे भी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और इससे आपको रिलेटेड एक बात जरूर याद रखनी है, निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होती है, शून्य होती है। जैसे निर्वात, निर्वात किसको बोलते हैं, जिसमें कुछ भी मतलब कोई भी गैस नहीं रहती, ना ऑक्सीजन ना कुछ भी नहीं रहता उसके अंदर, एकदम निर्वात, पूरी हवा अपन ने निकाल दी बाहर, एकदम पूरा खाली है, तो उसको निर्वात बोलेंगे। तो निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होती है, शून्य, ठीक है। और बता दूं मैं वायु में जो ध्वनि की चाल होगी वो होगी 332 मीटर प्रति सेकेंड, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड और निर्वात में 0, याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और आगे जो अगले क्वेश्चन है वो है किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, तो याद होगा आपको किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, तो न्यूटन के गति के फर्स्ट लॉ को कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए न्यूटन की गति का फर्स्ट लॉ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है हमारा, वाह क्या अच्छा क्वेश्चन है ये भी यार, ये रेलवे में पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये, ठीक है, रेलवे एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। उत्तल दर्पण द्वारा, ध्यान रखना, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है तो आभासी और सीधा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आभासी और सीधा, याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है, ध्यान रखना भूकंप की तीव्रता पूछी है, ठीक है, भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है, तो रिएक्टर स्केल, ऑप्शन नंबर सी रिएक्टर स्केल में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है एक उपकरण जो परिपथ में धारा की स्थिति का पता लगा सकता है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है, एमीटर। एमीटर से क्या क्या करते हैं, एमीटर क्या होता है, धारा को मतलब उसका वो धारा है या नहीं उसका पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है, धारा को पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एमीटर का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है, अब ये देखिए मेरी बात सुनिए आप, इसको मैं क्लियर करता हूँ, 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ चुका हूँ यहाँ पे, देखिए भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है, कंपन को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और याद रखिएगा मैंने आपसे इससे पहले क्वेश्चन पूछा था भूकंप की तीव्रता, तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आंसर होगा रिएक्टर स्केल। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भूकंप के दौरान, जो भूकंप आता है उसके दौरान अगर कंपन को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ का,
याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जिन बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाना होता है तो वोल्ट मीटर उन बिंदुओं को किससे जुड़ा होता है। मतलब दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर को मापता है, विभवांतरों को मापना है, ठीक है। जैसे अपन को दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर को मापना है, ठीक है। तो जो वोल्ट मीटर होगा वो कैसे जोड़ेंगे अपन दो तारों के बीच में, दो पॉइंट के बीच में, तो वो जोड़ेंगे समांतर क्रम में, ऑप्शन नंबर बी। और आपको ये याद होना चाहिए कि विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है, याद रहेगा। चल अगले क्वेश्चन चलते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। वायु में मौजूद नमी, वायु में मौजूद नमी की मात्रा को क्या कहते हैं, तो आर्द्रता कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी आर्द्रता। जब वायु में कोई नमी आ जाती है तो उसे बोलते हैं आर्द्रता। और ये आर्द्रता या तो बारिश के रूप में नीचे आती है या बर्फ़ के रूप में नीचे आती है, तो ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे और ऐसे ही पार्ट आते रहेंगे। ये पार्ट फर्स्ट था फिजिक्स का, ठीक है। आज भौतिक विज्ञान का पार्ट फर्स्ट था ये, ठीक है। ऐसे पार्ट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे आते रहेंगे पार्ट। ओपन पूरी कंप्लीट जो कंप्लीट फिजिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना वो सारे करेंगे, ठीक है। तो नो टेंशन रहिएगा आप, और इससे आपकी प्रैक्टिस दोगुनी हो जाएगी। बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराऊंगा दोस्तों आपकी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।